केमिस्ट्री में तो 20 समांगी तक हो गया था, जियोलाइट भी हो चुका है, जियोलाइट के बाद एंजाइम उत्प्रेरण भी हो चुका है। आज हेडिंग है, पहला टॉपिक आज हमारा कोलाइड। कोलाइड बता सकती है? कोलाइड हम पढ़ाए हैं बिलियन में भी, कोलाइड बिलियन, कोलाइडी बिलियन बताए थे चैप्टर नंबर 2 में। वाह, कोलाइड, जल्दी बोलो। बताए थे कुहासा के बारे में कुछ? कोलाइडी कण, कुहासा जो रहता है पानी का बूंद, उसी को जो बोला जाता है कोलाइडी कण बताए थे हम। लेकिन यहाँ कोलाइडी नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है कोलाइड। आज का पॉइंट हमारा कोलाइड। इसमें लिखो, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होती है, विसरित नहीं होती है, उन्हें कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड कहा जाता है। जैसे स्टार्च, गोंद आदि। इसमें क्या लिखा है? वे पदार्थ जो जंतु, कॉमा यहाँ दे देना, जंतु झिल्ली, हाँ जंतु झिल्ली, ठीक है। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोलाइड। इसमें मतलब समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? जंतु झिल्ली, जंतु झिल्ली मतलब झिल्ली, झिल्ली मतलब समझ में आ रहा है? खाए वाला झिल्ली, तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है झिल्ली। जैसे दिखाए थे, हम बताए थे कि पेड़ का जब काटा जाता है उसका छाल निकाला जाता है तो उसमें दीवार के जैसा दिखता है। या फिर प्याज, प्याज के अंदर जो झिल्ली रहता है, मतलब प्याज का जो परत निकालते हैं उसको माइक्रोस्कोप से दिखने से कैसा प्रतीत होता है? उसमें दीवार के जैसा, ईंट के संरचना जैसा। तो इसमें कह रहा है कि विसरित नहीं होती। विसरित मतलब, विसरित, विसरित मतलब क्या होता है? विसरित मतलब फैलना। तो इसमें क्या कह रहा है? विसरित नहीं होती है, उन्हें कोलाइड कहा जाता है। गोंद तो देखी होगी सब कोई, गोंद, जैसे कि ये गोंद है, फेविकॉल, गोंद किससे प्राप्त होता है? कोई बता सकती है? गोंद किससे प्राप्त होता है? पेड़ से। ये वाला देखो, ये जो गोंद है, अगर इसको मान लो कहीं गिराएंगे तो जहां पे गिराएंगे वहीं अटक जाता है, फैलता है पानी के जैसा नहीं फैलता है। अब गोंद प्राप्त किससे होता है? पेड़ से। अगला लिखो, अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइड। क्रिस्टलाइड, इसमें हो जाएगा वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाइड कहा जाता है। क्रिस्टलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका लिख लेना, जैसे में नमक, यूरिया आदि। यूरिया का विलयन कर देना, यूरिया खाली नहीं होगा, यूरिया का विलयन आदि। इसमें देखो क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइड वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। विसरित मतलब तो समझा चुके हैं, फैलना। तो इसमें क्या कह रहा है? वैसा पदार्थ जो जंतु झिल्ली से क्या हो जाता है? फैल जाता है, उन्हें क्रिस्टलाइड कहा जाता है। जैसे नमक, यूरिया का विलयन, नमक का विलयन, या फिर यूरिया, यूरिया मतलब सबको पता होगा, यूरिया मतलब जो खेत में डलाता है खाद, आया समझ में? नमक NaCl, ये तो पता ही होगा।
इसको मान लो कि पानी के साथ घोल देंगे, उसके बाद जमीन पर गिराएंगे तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, फैलेगा या नहीं, फैल जाएगा। लेकिन इसमें क्या बताए थे, जैसे गोंद, गोंद को गिराएंगे जमीन पर तो फैलेगा, नहीं फैलेगा। अगला पॉइंट इसमें बना के लिखना, क्या रखना, कोलाइड और क्रिस्टलाइड का डिफिनेशन किसने दिया था? कोलाइड और क्रिस्टलाइड का डिफिनेशन किसने दिया था? कोई भी बता सकती है? थॉमसन, वाह। थॉमस ग्राहम, थॉमसन है, थॉमस ग्राहम। आया समझ में? थॉमस ग्राहम, ग्राहम बेल नहीं, ग्राहम बेल था जो किसका खोज किया था, किसका आविष्कार किया था? ग्राहम बेल। तुम लोगों ने पढ़ी है ग्राहम बेल के बारे में? एकदम पढ़ी है क्लास 10 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? याद रखना, कोलाइड और क्रिस्टलाइड का डिफिनेशन कौन दिया था? थॉमस ग्राहम ने। लेकिन जब थॉमस ग्राहम ने ये दोनों दिया था तो इसमें कुछ था, कुछ प्रॉब्लम था। जैसे कि इसमें मान लो कुछ होता है, नमक कुछ होता है क्रिस्टलाइड, और अल्कोहल भी पानी के जैसे ही रहता है, लेकिन अल्कोहल की होता है किस में आता है? कोलाइड में, जबकि नमक क्रिस्टलाइड। लिखो यहाँ पर पॉइंट बना के। परंतु थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण उचित नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि नमक जल में क्रिस्टलाइड है, क्रिस्टलाइड। परंतु थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि नमक जल में क्रिस्टलाइड की तरह जबकि अल्कोहल में कोलाइड की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। देखो समझो पहले, यहाँ थॉमस ग्राहम हमारी समझाए थे कि कोलाइड और क्रिस्टलाइड का वर्गीकरण किसने दिया था? थॉमस ग्राहम। लेकिन कोलाइड और क्रिस्टलाइड जब दिया तो उसमें कुछ गड़बड़ था, जैसे नमक कोची होता है जल में क्रिस्टलाइड है, लेकिन अल्कोहल, अल्कोहल मतलब तो सबको पता है, बताए थे हम, शराब। परंतु थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि नमक जल में क्रिस्टलाइड की तरह जबकि अल्कोहल में क्लोराइड की तरह व्यवहार करती है या फिर कार्य करती है। आया समझ में? क्लोराइड तो समझ में आ गया है, जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होती है, और क्रिस्टलाइड जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाती है। आया समझ में? विसरित मतलब तो पता है, फैलना। अगला पॉइंट बना इसका, ऊपर तो हो गया सबका। इससे यह स्पष्ट है कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। परंतु पदार्थ की एक अवस्था है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 100 है तो हो जाएगा -9 नैनोमीटर
मीटर मीटर हो जाएगा, कह के 10 पर पावर आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 पर पावर 9 मीटर से 10 पर पावर 6 मीटर तक होता है। जैसे कि बताएं कि वर्गीकरण क्रिस्टोलाइड और कोलाइड का वर्गीकरण किसने किया था? ग्राहम। नीचे जो बताए थे इससे यह स्पष्ट है कि कोलाइड क्या है? कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है वो? कोलाइड है क्या? पदार्थ की एक अवस्था है जिसका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। आया समझ में? क्लियर कि किसी को दिक्कत? अगला लिखो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, कणों के आधार पर बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है। बिलियन को बिलियन को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला वास्तविक बिलियन, दूसरा कोलाइडी बिलियन, मोस्ट वीवीआई और इंपॉर्टेंट। कणों के आधार पर बिलियन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन और निलंबन। निलंबन एग्जाम में आता है। तो पहला हेडिंग बनाओ वास्तविक बिलियन, मतलब पहला वास्तविक बिलियन। वास्तविक बिलियन लिखो। यह बिलियन नहीं, यह एक समांगी बिलियन है। समांगी बिलियन है। समांगी बिलियन तो हम करवा चुके हैं पहले भी। यह एक समांगी बिलियन है जिसमें कणों का आकार जिसमें कणों के आकार, कण मतलब समझ में आ रहा है ना? कहीं अणु या फिर कहीं आयन भी दे, कंफ्यूज मत होना। आया समझ में? अणु और आयन दोनों सेम है। यहाँ पे कण लिखे हैं और कहीं कहीं दे देगा अणु या फिर आयन, तो कंफ्यूज मत होना। आकार, आकार मतलब व्यास, ब्रैकेट में लिख देना व्यास। व्यास 1 नैनोमीटर से भी 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसी में पॉइंट बना के लिखना या फिर पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकती है। इस बिलियन में इस बिलियन में विलेय का कण देखो समझो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है? वास्तविक बिलियन में, इस बिलियन में विलेय के कण अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। यानी कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम। अति सूक्ष्मदर्शी यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप होता है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। आया समझ में? एग्जाम्पल में इसका लिख लेना
NaCl का बिलियन या यूरिया का बिलियन आदि। दूसरा लिखो इसका, कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी बिलियन। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई जितना भी स्टेट टॉपर बना है, जरूरी नहीं है कि एकदम पढ़े में तेज होगा तभी बना है, बस उसका रिवीजन से ही अच्छा होगा। आया समझ में? रिवीजन सही से करो, टॉप करना कोई बड़ा बात नहीं है। रिवीजन सही से रहेगा, टॉप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी कोलाइडी बिलियन एक विसमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। विलेय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु इसे अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। देखो, वास्तविक विलयन तो समझ में आ गया है कि नहीं समझ में? कोलाइडी विलयन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार कितना से कितना के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसका जो कण है नग्न आंखों यानी कि सीधा आंख से नहीं देख सकते हम, लेकिन इसको अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अति सूक्ष्मदर्शी तो हम समझाए कुछ होता है, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, लेंस होता है। आया समझ में? 2 क्लियर। तीसरा लिखो, निलंबन। यह एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के छोटे छोटे कण विलायक में परिक्षिप्त डिसिपेट्स परिक्षिप्त रहते हैं। परिक्षिप्त मतलब घुला हुआ, परिक्षिप्त रहते हैं। इस विलयन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है।
अधिक होता है। पॉइंट बना के लिखो इसमें। तो ये कण नग्न आंखों से नहीं दिखती है, परंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा परंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी का इंग्लिश तो पता है सभी को, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। अगला पॉइंट इसका लिखना, यदि निलंबन को कुछ समय तक रहने दिया जाता है तो विलेय के कण पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है। एग्जाम्पल में इसका लिख लेना, पानी में धूल कण या आंधी के पश्चात वायु में तैरता हुआ धूल कण, समझो निलंबन है क्या। निलंबन सीधा याद रखना, जैसे अभी एग्जाम्पल में इसका क्या लिखा है, धूलकण, पानी में जमा धूलकण। जैसे कि एक गिलास में बालू ले लो, जब बालू शुरू में डालेगी पानी में, गिलास में पानी है, उसमें बालू डालेंगे तो शुरू ऊपर में क्या रहता है, बालू का कण तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ होता है, उसके तल में नीचे गिलास के जो तल रहता है पेंदा, उसमें जाके होता है, जाके बैठ जाता है। जिससे नदी में कहीं गड्ढा खती है पानी पीने के लिए, जब गड्ढा खत्ते तुरंत पानी सही रहता है, साफ रहता है नहीं, कुछ देरी के बाद वही गड्ढा में क्या होता है, पानी पूरा साफ हो जाता है, और नीचे जितना बालू ऊपर था सब क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। जब आंधी चलता है तो आंधी चलने के बाद पूरा धूली उड़ता है पूरा, लेकिन जब आंधी शांत होता है तो कुछ देरी के बाद जितना भी धूली उड़ रहा था हवा में, सब क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है रोड पे। आया समझ में, यहां तक समझ में आया कि होता कुछ निलंबन। याद रखना, ये कैसा मिश्रण है, निलंबन बीसमांगी और कोलाइडी भी बीसमांगी और वास्तविक विलयन समांगी और बीसमांगी में तो सबको अंदर पता है, इसका पहले हम वीडियो जो बना था उसमें भी है और क्लास में लिखा चुके हैं। इसमें निलंबन का आकार कितना होता है, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर, जिसे खुली आंख से देख सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जब वास्तविक और कोलाइडी लिखाए थे उसमें क्या लिखाए थे, अति सूक्ष्मदर्शी, लेकिन यहाँ की है सूक्ष्मदर्शी। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट तीनों में, 3 को अभी तक बताएं, किसी को डाउट। अगला पॉइंट बनाओ, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया कि दिक्कत है किसी को। अगला पॉइंट बनाओ, कोलाइडी विलयन की प्रावस्था।
कोलाइडी विलयन की प्रावस्था, लिखो इसमें कोलाइडी विलयन की कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं हैं। पहला परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था लिखकर डैश दो। परिक्षिप्त प्रावस्था, यह वितरित अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहलाती है। आंतरिक प्रावस्था भी कहलाती है। यह वह घटक है जिसकी मात्रा अल्प होती है। अल्प मतलब बहुत कम होती है। दूसरा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम लिखो, यह वितरण अथवा बाह्य प्रावस्था भी कहलाती है। कहलाती है। यह वह घटक है जिसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था है क्या? तो याद रखना, यह वितरित एवं आंतरिक प्रावस्था है जिसमें घटक की मात्रा क्या होता है? घटक मतलब घटक मतलब क्या होता है? घटक मतलब याद रखना मिश्रण की मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? परिक्षेपण माध्यम, यह वितरण अथवा बाह्य प्रावस्था है जिसमें घटक की मात्रा क्या होता है? जिसमें घटक की मात्रा अधिक। घटक तो समझा चुके हैं। मिश्रण है समझे तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगला क्लास होगा कल।